नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत हेडलाइन से। बातचीत से पहले पाक के अलगाववादी नेताओं से मिलने पर भारत का कड़ा ऐतराज। पाकिस्तान ने कहा तय कार्यक्रम में नहीं करेंगे कोई बदलाव। 23 अगस्त को बातचीत में आतंकवाद रहेगा मुख्य मुद्दा। काले धन पर लगाम के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते को कैबिनेट से मंजूरी। टैक्स से जुड़ी जानकारियां होंगी साझा। अब तक 16 देशों के साथ हो चुका है करार। एफटीआई मामले की जांच करने पुणे पहुंची केंद्र की टीम। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने की प्रधानमंत्री से दखल की मांग। समर्थन में उतरे देश भर के कॉलेजों के छात्र। राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी ने ली बढ़त। कांग्रेस ने से और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ और धौलपुर में लगा पार्टी को झटका। कांग्रेस का दावा बीजेपी की लोकप्रियता में आई कमी। कोलंबो टेस्ट में भारत की सही शुरुआत। 6 विकेट खोकर बनाया 319 रन। लोकेश राहुल ने लगाया शतक। कोहली और रोहित का 50। राय देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत से पहले सरकार ने साफ किया है कि इसमें सिर्फ आतंकवाद के मसले पर ही चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि बातचीत से पहले अलगाववादी हुर्रियत नेता पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज से नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान दिल्ली में अजीज और अलगाववादियों की मुलाकात पर अड़ा हुआ है। इस बीच जेकेएलएफ के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अजीज से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत में आतंकवाद और सुरक्षा के मसलों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। The agenda of this meeting was settled in the UFA meeting to talk on terror, including the exchange of voice samples for 26/11. Therefore, this meeting is for talking on terror and the need to prevent it. हुर्रियत नेताओं से मिलने के सरताज अजीज के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सुबह सुबह सभी हुर्रियत नेताओं को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद नजरबंदी हटा ली गई। सरकार ने हुर्रियत नेताओं को भी इशारा किया है कि पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय की गई है जिसका सम्मान होना चाहिए। What is the purpose of talking to Hurriyat? I don't. Is the Pakistan NSA, Mr. Sartaj Aziz, going to take his brief from the Hurriyat leadership? I find that's very, very surprising. हालांकि हुर्रियत नेताओं को छूट दी गई है कि वो चाहे तो पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से बैठक के बाद मिल सकते हैं। Separatist leaders have been invited to receptions and functions, and on their Independence Day, Pakistan Independence Day, they do invite them in the celebration. इस बीच जम्मू कश्मीर भी इस मामले में केंद्र के साथ है और कोशिश है कि पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात हो। मेरी उम्मीद है और मेरा कहना है, खुदा करे जो ये मीटिंग हो, इट विल मेक ए ब्रेक थ्रू। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक पहली बार हो रही है। भारत के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवादी नवेद अभी भारत के कब्जे में है और उसने पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने की बात कबूल की है। इससे ज़्यादा जीता जागता प्रमाण भारत के लिए और कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के दबाव के बाद पाकिस्तान ने अगले महीने इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। अब ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के बाहर होगी। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को बुलाने से इनकार कर दिया था। भारत ने इसका विरोध किया था और पाकिस्तान से इस कॉन्फ्रेंस को बाहर करने की मांग की थी। भारत ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग न माने जाने पर सम्मेलन के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। तो पाकिस्तान से एनएसए स्तर की जो बातचीत होनी है उससे पहले जिस तरीके के हालात हैं उसको और समझने और उसके जो ताज़ा घटनाक्रम है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हैं। शशांक जी, स्वागत है आपका। मैं कहूँ कि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है हर दिन कुछ न कुछ नया इसमें ऐसा घटनाक्रम आता है जो कि सवाल खड़े कर देता है। हुर्रियत के नेताओं
पर नज़रबंदी, उसके बाद उनकी कुछ ही देर के बाद उनको रिहा कर देने के तरीके से, और फिर अभी खबर आना कि JKLF के जो यासीन मलिक हैं वो मुलाकात नहीं करेंगे। क्या ये संकेत मिल रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से स्टैंड है ये? नहीं, मैं कहूँगा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि करीब 1 साल से ज़्यादा निकल गया है जब नई सरकार आई थी, और कोशिश करी उन्होंने कि पड़ोसी मुल्कों के साथ में संबंध अच्छे करे जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उसके बाद में कुछ ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने सोचा कि इसको ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़कर जो पिछली सरकार के समय में जो बातचीत चल रही थी जिस तरीके से, तो वही हम फिर से दोबारा शुरू करा जाए, तो वो एक चैप्टर नया खुलेगा लेकिन किताब वही की वही रहेगी। तो उन्होंने समझा नहीं कि भारत में जो राजनीति में बदलाव आया है, जो भारत की जनता ने नई चुनावों के बाद में सरकार लेकर आए हैं, तो कुछ उसमें चेंज होनी है, और वो चेंज होगी। हो सकता है बाद में पोजीशन जो भी बनेगी वो दोनों सरकार आपस में मिलकर कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट के बाद में कर सकती हैं। लेकिन किसी तरीके से भारत सरकार के निर्णय को अपने ऊपर थोपना, अपनी तरफ से थोपना, ये गलत बात थी। पहली बात हो सकता है कि पिछली सरकार मानती हो कि अगर इस तरह के हुर्रियत के और बाकी अगलावादी लोगों से मुलाकात होती है, पाकिस्तानी नेताओं की, पाकिस्तानी नुमाइंदों की, तो वो भारत वाली ही बात उनसे करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी तो भारत सरकार ने कहा है कि या तो आप पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे हमसे बात करें, या जो भारत में अलगाववादी ताकतें हैं उनसे बात करें। तो बड़ी साफ बात है। तो एक बार कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बन जाएगा। और देखिए, उफा में सबसे बड़ी शुरुआत यही हुई है कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा, और ख़ासकर जो पड़ोसी देश हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के समय, उसी समय में, कि भाई हम जो है आपस में रिश्ते सुधारना चाहते हैं, और जो अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बना हुआ है पूरे क्षेत्र के लिए, वहाँ पर भी स्थायित्व लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, और आपस में रिश्ते सुधारने। इसलिए दोनों को मुलाकात करनी, और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए खाली ये कहना पाकिस्तान का कि साहब देखिए भारत भी हमारे यहाँ बलूचिस्तान में या और जगहों पे फैलाता रहा है, हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, वो कोई बात नहीं बनती है। भारतीय आम जनता उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती है, इम्प्रेस नहीं होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान के जो हैं आतंकवादी यहाँ पकड़े जाते हैं, सीधे कबूलनामा सामने आता है, कबूलते हैं सबके सामने कि साहब ट्रेनिंग वहाँ मिली है, वहीं से सपोर्ट मिली है, वहीं से उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हिंदू बन जाना या तुम ये बन जाना, तो वो जो है ये सब बातें सब साफ। और इस बार जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, मैं अगर भारतीय सरकार के अब तक के कदमों की बात करूं, कई बड़े हर्डल्स देखे हैं इस बातचीत से ठीक पहले, चाहे उस सीमा पर गोलीबारी हो, सीज़फायर का उल्लंघन हो, या फिर अलगाववादी नेताओं की मुलाकात सरताज अजीज़ के साथ जो एक तय कार्यक्रम है। भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया, और उसके बाद JKLF के यासीन मलिक का कहना है कि वो उसमें शामिल नहीं होंगे। आपको लगता है कि भारत सरकार थोड़े से सधे लेकिन कड़े कदमों के साथ इस बार बढ़ रही है, और जिसके फ़ायदे शायद कुछ दिनों के बाद नजर आए हमें? मैं ये नहीं कहूँगा खाली कड़े कदमों की बात है, क्योंकि भारत सरकार जिस समय BJP और PDP का जो सब बना है वहाँ पे कोalition जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो दोनों ही बातें हैं, नरम भी है, सख्त भी है। लेकिन बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर को, जनता को पहली बार मौका देने की कोशिश करी गई है कि अपने जो आर्थिक प्रगति के लिए और भारत के सब राज्यों के साथ में जुड़ के आगे बढ़ने के लिए वो पूरे तरीके से चले। तो ये नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान बार बार कहता नहीं अभी ये आगे की तरफ मत बढ़िए, पीछे की तरफ जाइए जो पहले था। जो हमारे अलगाववादी नेता हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो नए अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए खाली ये नहीं है कि पीछे से टेलीफोन पे उनको हुक्म आता है वहाँ से, कोई ISI से या कोई भी जो उनके तरह तरह की जिहादें हैं कि भाई ये आपको एक्शन लेना, नहीं तो आपके घर जल जाएंगे, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके स्कूल जल जाएंगे। तो वो बातें इस तरह की अब करने की ज़रूरत नहीं। वो चाहते हैं कि अब मौका है। तो ये जो नई बातें, नई फिजा चल रही है भारत के अंदर और भारत के पड़ोस में भी हम फैलाना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए मौका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मौके को वो उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश में पाकिस्तान दिख रहा है? क्योंकि बैठक से ठीक पहले अलगाववादी नेताओं को निमंत्रण देना, उनसे मुलाकात करना, और जबकि भारत ने पहले भी इसी मसले को लेकर, मैं कहूँ 1 साल पहले जो बातचीत हुई थी वो रद्द हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की ताकतें हैं और नवाज शरीफ उनमें से बहुत कमज़ोर ताकत है। सरकार के ज़रूर वो हैं नेता, लेकिन ये है कि सेना वहाँ की नॉर्मली निर्णय लेती है पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों को, खास करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत, और साथ ही साथ जो भी उनके न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज हैं, और बीच बीच में अपना वो दिखाते हैं साहब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है जी, हर न्यूक्लियर वेपन है जी। उससे कोई काम को, मैं यही तो कहता हूँ ना कि वो जो उनका सोचने का तरीका है
वो एक कमांडो के तरीके से या एक आर्मी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये नहीं है कि पड़ोसी देशों के साथ में, पड़ोसी जनता के साथ में, जहाँ पे कि हमारे कई लोग एक ही परिवारों के सदस्य रह चुके हैं, तो उनके आगे सुधारना है। और कब तक इस तरीके से एक दूसरे को धमकियां दे दे के वो करते रहेंगे और आतंकवाद को अपने आप ही बढ़ावा दे रहे हैं और पड़ोसी देशों में बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो बातचीत होगी इनसे स्तर की वहाँ पर आतंकवाद ही प्रमुख मुद्दा रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। काले धन पर अंकुश के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ टैक्स जानकारियों को साझा करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और इसके तहत आज कैबिनेट ने भारत और सेशल्स के बीच समझौते को मंजूरी दी। सेशल्स से मिली जानकारियां गोपनीय होंगी और भारत इस तरह के करार कई और देशों के साथ कर चुका है। काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने भारत और सेशल्स के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच टैक्स संबंधी जानकारियां साझा हो सकेंगी। करार के तहत मिली जानकारियां गोपनीय होंगी। इसका खुलासा चुनिंदा परिस्थितियों और लोगों के सामने ही हो सकता है। जानकारी देने वाले देश की अनुमति को साझा किया जा सकेगा। अगर कोई भारत या सेशल का निवासी नहीं भी हो, अगर वो कंट्रैक्टिंग पार्टी के माध्यम से सेशल्स की भूमि का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। करार को इस साल 8 और 9 जून को हुई दोनों देशों की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले भारत इस तरह का करार अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बरमूडा और लिechtenstein समेत 16 देशों के साथ कर चुका है। कैबिनेट की बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, ट्रेनिंग और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए होने वाले ज्ञापन समझौते को भी मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सहयोगी गतिविधियों के लिए आपसी सहमति से धन मुहैया कराया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। भारत प्रशांत महासागर के द्विपक्षीय देशों के साथ मेलजोल बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा और इससे समुद्री क्षेत्र में चीन के मुकाबले पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को जयपुर में ऐसे 14 द्विपक्षीय देशों के साथ भारत शिखर सम्मेलन करने जा रहा है। इसमें सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग के मसलों पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों के मंच यानी कि FIPIC के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वागत किया। प्रशांत महासागर में स्थित ये देश छोटे हैं, लेकिन भारत के लिए इनका रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये देश भारत के एक्ट ईस्ट नीति के प्रमुख घटक हैं। Our government and private sectors are keen to strengthen and diversify our bilateral trade and encourage investments in fisheries, agriculture, oil and natural gas, mining and water desalination. इन देशों में 12 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और इनमें से 11 ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। इस फोरम के सदस्य देशों में फिजी, मार्शल आइलैंड, नौरू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, तवालू, वनातू, कुक आइलैंड, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड और टोगो हैं। भारत इन देशों को करीब $2 लाख की मदद दे रहा है और उनकी क्षमता वृद्धि में भी सहयोग कर रहा है। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। अजमेर में जीत के साथ ही पार्टी अब राज्य के 7 नगर निगमों पर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ और झालरापाटन में पार्टी की
हार हुई है। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में मामला टक्कर का रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 17 अगस्त को कुल 129 निकायों के अंतर्गत 3,351 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें से बीजेपी को 1,443 पर, कांग्रेस को 1,164 पर, जबकि सबको चौंकाते हुए निर्दलीयों ने 703 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने इसे राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत बताया है। 7 कारपोरेशन अपने राजस्थान प्रदेश में हैं। 6 पे पहले चुनाव हो चुके, 1 अजमेर में जो अभी चुनाव हुआ, 7 के 7 कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। ये राजस्थान प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इससे पहले कांग्रेस के 7 मेयर थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया है। हालांकि बीजेपी को 2010 में मिले 37.16% वोट के मुकाबले इस बार लगभग 1% की बढ़त ही मिली है। पार्टी को वसुंधरा राजे के गढ़, झालरापाटन और झालावाड़ में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने इसे बीजेपी की जीत मानने से इनकार किया है। 2/3 लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? आंकड़ों के आधार पर इनडायरेक्ट चुनाव कराकर अगर आपकी 1 या 2 वार्ड में कहीं बहुमत है तो उसको आप नहीं कह सकते कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में आया है। 17 अगस्त को 129 शहरी निकायों में हुए चुनावों में 74.06% मतदान हुआ था। इसमें 1 अजमेर नगर निगम, 15 नगर परिषद, 113 नगर पालिकाओं के लिए कुल 10,582 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 2010 में नगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी और कुल 126 निकायों में से कांग्रेस को 49, बीजेपी को 57 पर जीत मिली थी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 72 दिन से जारी FTII विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई टीम संस्थान के अधिकारियों और छात्रों से बातचीत करने पुणे पहुंची है। छात्रों ने विवाद के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल की अपील की है। इधर छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में आज प्रदर्शन हुए। FTII छात्रों के समर्थन में गुरुवार को देश भर के करीब 10 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। FTII स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विवाद के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यों की टीम गुरुवार को पुणे पहुंच गई। आए हैं, सभी संबंधित पक्षों से बात करेंगे और तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे और इसका प्रयत्न करेंगे कि हालात नॉर्मल हो। छात्रों ने भी विवाद के समाधान की उम्मीद जताई है। हमसे स्ट्राइक वापस लेने की उम्मीद करते हैं तो वो मुद्दों को सुलझा के सॉल्व करके फिर स्ट्राइक वापस करवाने की कोशिश करें, रात दिन दमन करके या 12 बजे रात में पुलिस भेज के स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश करें। We know the academic scenario so well, we know the students so well. I think we can play a very concrete role in finding a real solution. Now that some people are coming and they will meet us, I think this could be the first step. मंगलवार को अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्टों के आकलन के तरीके का विरोध कर रहे छात्रों पर FIR और गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ गया था। FTII के अध्यक्ष के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ 12 जून से छात्र हड़ताल पर हैं। इससे संस्थान में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से ठप है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। 18 साल पुराने उपहार अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बहस का मौका दिए जाने की CBI की याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में CBI से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं का जेल जाने से राहत दी थी। कोर्ट ने दोषी सुशील और गोपाल अंसल को 30 करोड़ रुपए का जुर्माना 3 महीने के भीतर भरने का आदेश दिया था। हालांकि 1997 के इस हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत हैं। निर्भया गैंगरेप के बाद दिल्ली को सुरक्षित करने के कई दावे और कई वादे किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून भी बनाए गए, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर अब भी बदली नहीं है। महिलाओं के साथ अपराध का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ता जाता है। ये गवाही खुद सरकारी एजेंसी NCRB की रिपोर्ट देती है। दावे किए गए, वादे किए गए, यहाँ तक कि कानून भी सख्त किए गए,
लेकिन आंकड़े आज भी शर्मसार करते हैं। निर्भया कांड को चाहे 3 साल बीतने वाले हों, लेकिन दिल्ली की तस्वीर अब भी वही है। महिलाएं महफूज नहीं हैं। अपराध के आंकड़ों में हर दिन इजाफा हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। राजधानी में 2013 में रेप के 1441 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़कर 1813 तक पहुंच गए। जितनी भी एजेंसीज हैं दिल्ली में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो पुलिस हो, सबको साथ में मिलकर इस समस्या से दिल्ली को निदान दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमतौर पे भी अपराध बढ़े हैं क्योंकि दिल्ली में पुलिस बहुत कम है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए पुलिस वाले ही काफ़ी नहीं हैं, पहली बात तो। वहीं मुंबई, जिसे महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, वो तस्वीर भी अब बदलने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें। मुंबई में 2013 में 391 रेप के मामले सामने आए थे, जो 2014 में बढ़कर 607 पहुंच गए। वहीं देश भर की बात करें तो 2014 में कुल 36,735 रेप के मामले सामने आए, जबकि 2013 में बलात्कार का आंकड़ा 33,707 था। सवाल सीधे महिला सुरक्षा का उठता है, और खास तौर से राजधानी दिल्ली में, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावों के बाद हर साल अपराध के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्याज की कीमत गुरुवार को 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। नासिक के लासलगांव थोक बाजार में प्याज की कीमत 400 रुपये के उछाल के साथ 4900 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंची। लासलगांव मंडी देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। वहां की कीमतों में उछाल का असर पूरे देश में दिख रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी प्याज के दाम आसमान पर हैं। दिल्ली की बात करें तो ओखला मंडी में प्याज थोक भाव में 50 से 60 रुपये प्रति किलो है और खुले बाजार में ये कीमतें 70 से 80 रुपये के बीच। आने वाले दिनों में प्याज की आपूर्ति कम होने के चलते दामों में और उछाल की आशंका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मणिपुर के बाद अब बाढ़ ने असम को अपनी चपेट में ले लिया है। जगह जगह जलभराव से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसका सीधा असर यहाँ के करीब 2 लाख लोगों पर पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 72 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें देश के 2 अलग अलग हिस्सों से आई हैं। एक तरफ असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी लोगों को सताने लगी है। हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 72 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है और जगह जगह भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। मिड हिल्स और हाई हिल्स के जो इलाके हैं, इसमें आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 21 तारीख से जो बारिश है वो बढ़ सकती है। 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश होने की संभावना है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। राज्य में चिरांग, धेमाजी, कोकराझार, लखीमपुर, बंगाई गांव, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी मिट्टी धंसने से गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर की लाइफलाइन माने जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 29 भी पूरी तरह बंद है। वहीं मेघालय में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक अगले महीने छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस देगा। आरबीआई गवर्नर ने आज इसका ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कल ही डाक विभाग समेत 11 कंपनियों को भुगतान बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। रघुराम राजन ने इस आशंका को भी खारिज किया कि भुगतान और छोटे वित्त बैंक मौजूदा बैंकों के लिए किसी भी तरह का खतरा है। भारतीय स्टेट बैंक के कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश में नए बैंकों की जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा कि अगले महीने छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस दे दिया जाएगा। आरबीआई को इसके लिए 72 आवेदन मिले हैं। ये बैंक छोटे किसानों, लघु उद्योगों और व्यापारियों को कर्ज देंगे। Answer to small business lending, in my view, is facilitate the frameworks which allow them to borrow. So I think statements like we shouldn't take collateral from these businesses actually impede the flow of finance. There should be an easy way for them to offer collateral which is easily registered so that it cannot be hawked to multiple players.
आरबीआई ने बुधवार को 11 कंपनियों को भुगतान बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। इनमें डाक विभाग के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, वोडाफोन, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इससे 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर बैंकों की तरह काम कर सकेंगे। शुरुआत में भुगतान बैंकों में ग्राहक 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये बैंक ग्राहकों को कर्ज नहीं दे सकते। बैंक एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नए बैंकों से पुराने बैंकों को कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली में अभी नई संभावनाएं हैं और भुगतान बैंकों को मंजूरी का फैसला क्रांतिकारी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 319 रन बना लिए। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत को मैच की चौथी गेंद पर झटका लगा जब ओपनर मुरली विजय को धमिका प्रसाद ने 0 पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी 4 रन बनाकर धमिका के शिकार बने। 2 विकेट जल्दी गिर जाने पर कप्तान विराट कोहली ने लोकेश राहुल के साथ शत की साझेदारी करके लड़खड़ाती पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 164 रन की साझेदारी हुई। कोहली 78 रन बनाकर आउट हुए। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 108 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने 79 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका के बेहतरीन खिलाड़ी कुमार संगकारा का यह आखिरी टेस्ट मैच है और श्रीलंका 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जीत चुका है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आज लुइस बर्जर रिश्वत मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के घर की तलाशी ली। इसके अलावा गोवा पुलिस ने कामत की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 26 और 27 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सीज फायर उल्लंघन का शिकार बने गांवों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जैन समाज की परंपरा संथारा पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले संथारा प्रथा को आत्महत्या करार देते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। भारतीय रेलवे के अधिकारी अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया का नया सीएमडी चुन लिया गया है। अश्विनी रोहित नंदन की जगह लेंगे। भारत का पहला खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसेट प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। ये उपग्रह आकाशीय वस्तुओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण होगा। इसरो के मुताबिक एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण सितंबर में होना है। मिस्र में गुरुवार सुबह एक पुलिस भवन के सामने किए गए विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए। हालांकि अभी तक किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। थाईलैंड सरकार ने बैंकॉक हमले में किसी भी विदेशी संगठन का हाथ होने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि हमले में 10 लोग शामिल हैं। सोमवार को हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बावजूद साइना नेहवाल नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2 अप्रैल 2015 को साइना पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी और 5 हफ्ते तक नंबर 1 बनी रही थी। शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स आज 324 अंक गिरकर 27,607 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 अंकों की गिरावट के साथ 8,372 अंक पर बंद हुआ। केरल में 10 दिनों तक चलने वाले त्योहार ओणम की धूम है। 19 अगस्त से शुरू हुआ ओणम 28 अगस्त तक चलेगा। ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर के अनुसार पहले महीने में मनाया जाता है।